नमस्कार, डेली न्यूज वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 28 नवंबर को उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों तक फंसे रहने के बाद 41 श्रमिकों को बचाया गया था। बचाव कार्य में राइट होल माइनिंग का भी उपयोग किया गया था। इस संदर्भ में इस वीडियो में हम देखेंगे कि राइट होल माइनिंग क्या है, ये बैन क्यों की गई और इससे संबंधित क्या नैतिक दुविधाएं हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि राइट होल माइनिंग क्या है। राइट होल खनन मेघालय के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित संकीर्ण क्षैतिज खुदाई से कोयला निकालने के लिए एक विशिष्ट विधि है। राइट होल नाम उन छोटे संकुचित गड्ढों को दिया गया है जिनमें खनिक प्रवेश करते हैं। यह आमतौर पर केवल इतना होता है कि इसमें कोई व्यक्ति नीचे उतर सकता है और हाथ से कोयला निकाल सकता है। एक बार इन गड्ढों के बनने के बाद खनिक कोयले की सीमा तक पहुंचने के लिए रस्सियों या बांस की सीढ़ी जैसे प्राथमिक उपकरणों का उपयोग करके नीचे उतरते हैं। हाथों से कोयला निकालने के लिए पिकैक्स, फावड़े और टोकरी जैसे बुनियादी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। राइट होल खनन में सुरक्षा और पर्यावरणीय ह्रास संबंधी चिंताएं व्यापक हैं। इनमें खनिकों के लिए उचित वेंटिलेशन, संरचनात्मक सहायता या सुरक्षा उपकरण जैसे आवश्यक सुरक्षा उपायों की कमी होती है। अगर हम इसके पर्यावरणीय प्रभावों की बात करें तो राइट होल खनन नदियों के अम्लीकरण, भूमि क्षरण, वनों की कटाई और जल प्रदूषण सहित विभिन्न पारिस्थितिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इन खदानों में एसिड माइन ड्रेनेज (एएमडी) विशेष रूप से हानिकारक साबित हुआ है, जिससे पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। साथ ही प्रभावित जल निकायों की जैव विविधता में कमी आई है। इस तरह की प्रथाओं को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने के नियामक प्रयासों के बावजूद आर्थिक कारक और स्थानीय आबादी के लिए व्यवहार्य वैकल्पिक आजीविका की कमी इनके संचालन का बड़ा कारण है। आइए देखते हैं इस तरह के खनन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। 2014 में एनजीटी ने राइट होल खनन को अवैज्ञानिक मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। फिर भी यह प्रथा अनियंत्रित बनी हुई है। 2018 में हुई दुर्घटना में अवैध खनन में लगे 15 व्यक्ति बाढ़ वाली खदान में फंस गए थे। इसके अलावा 2021 में एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई जब 5 और श्रमिक इस तरह की खदान में फंस गए थे। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद खनन राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। मणिपुर सरकार ने प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लिए कोई व्यवहार्य वैकल्पिक खनन विकल्प नहीं है। 2022 में मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक पैनल ने मेघालय में राइट होल खनन के बेरोकटोक जारी रहने की पुष्टि भी की थी। पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने 2 दशक पहले मेघालय में राइट होल खनन के खतरों के बारे में चिंता जताई थी। इस मुद्दे ने तब गति पकड़ी जब मेघालय स्थित गैर सरकारी संगठन इम्पल्स ने इन खदानों के कारण होने वाली मानव तस्करी और बाल श्रम को संबोधित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था। एस्थर बेंजामिन ट्रस्ट, एडिट एक्शन और ह्यूमन राइट्स नाउ के सहयोग से बनी 3 अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टों से इन खतरनाक खदानों में बांग्लादेश और नेपाल के लगभग 70,000 बच्चों के खनन करने की बात भी सामने आई। पूर्वोत्तर भारत में इसका प्रचलन क्यों है? कोयले की सीमा विशेष रूप से पतली है, जो ओपन कास्ट खनन जैसे तरीकों को आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बनाती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में खोजे गए कोयले में सल्फर की मात्रा अधिक है, जिससे इसे निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह कारक इस क्षेत्र में निजी निवेश को भी रोकता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र को 6ठी अनुसूची के तहत एक आदिवासी राज्य का दर्जा दिया गया है, जिससे संपूर्ण भूमि निजी स्वामित्व में है। नतीजतन चूना पत्थर खनन जैसी गतिविधियों सहित कोयला खनन मुख्य रूप से निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनमें पर्याप्त निवेश के लिए वित्तीय क्षमता की कमी है। इसके अलावा रोजगार और संभावित आय के स्रोत के कारण खनन को इन वंचित क्षेत्रों के आर्थिक विकास में आवश्यक योगदानकर्ता माना जाता है। आइए अब हम इसके नैतिक परिप्रेक्ष्य पर बात करें कि क्या अवैध कार्यों को सामाजिक भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान ने एक कठोर नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। यहां पर्यावरणीय चिंताओं के कारण प्रतिबंधित अवैध रेट हॉल खनन 41 लोगों की जान बचाने का अंतिम उपाय बन गया था। 2014 में राइट होल खनन पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रतिबंध का उद्देश्य पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करना था। हालांकि स्थिति की तात्कालिकता ने बचावकर्ताओं को कानूनी मानदंडों के पालन पर मानव जीवन को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया। नैतिक दृष्टिकोण से यह मामला मूल्यों के पदानुक्रम के बारे में सवाल उठाता है। यद्यपि पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है,
लेकिन मानव जीवन के अंतर्निहित मूल्य को अक्सर नैतिक विचार विमर्श में प्राथमिकता दी जाती है। यह परिदृश्य यह आपात स्थितियों के लिए प्रावधानों को शामिल करने के लिए कानूनों पर पुनर्विचार का संकेत देता है। पर्यावरण की रक्षा करने और जीवन की पवित्रता को पहचानने के बीच संतुलन बनाने के लिए सूक्ष्म नैतिक चर्चा की आवश्यकता है। अंततः यह घटना वैधता, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और मानव कल्याण के बीच टकराव पर नैतिक विचार विमर्श के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करती है। धन्यवाद।